हैप्पी सरस्वती पूजा। सबसे पहले तो यही आपको विश करना चाहेंगे कि भगवान आपको इतना दिमाग दे कि आप अपने नीट के एग्ज़ाम में, जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो आपको इतना सारा नॉलेज हो कि आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मेरी तरफ से, लोकस एकेडमी की तरफ से आपको हैप्पी सरस्वती पूजा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, वो है अपने पास कि जो PYQs होते हैं ना, उसको पढ़ा कैसे जाए, हाउ टू प्रैक्टिस PYQ। एक ऐसा टॉपिक जो नॉर्मली लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत ही कॉमन है, जानते हैं सब कि PYQs करना बहुत ज़रूरी है, PYQs ही तो हमें पहुंचाएंगे अपने कॉलेज में, क्योंकि वही तो PYQs हैं जिसको पढ़ पढ़ करके, जिसको अटेम्प्ट कर कर करके लोगों ने अपने IITs क्रैक किए, JEE क्रैक किए। आपने भी देखा है कि जिस तरीके से हम PYQs के क्वेश्चंस करते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आखिर बेस्ट तरीका क्या है कि किस तरीके से हम अपने नीट के एग्जाम की PYQs, JEE के एग्जाम की PYQs, स्पेशली नीट की बात करने जा रहे हैं, तो नीट की PYQs को कैसे प्रैक्टिस करें कि जिससे कि जो मई एग्जाम में आने वाला, मई मंथ में आने वाला नीट का एग्जाम है उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएं, अच्छा से अच्छा स्कोर ला पाएं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि PYQs करना तो बस सिंपल सा काम है, क्वेश्चन देखा आता है तो टिक कर दिया C पार्ट, क्वेश्चन देखा अगले का आता है और टिक कर दिया तुमने A पार्ट, B पार्ट, D पार्ट, नहीं आया तो फिर पीछे जाके आंसर की में देख लिया। ऐसा करने से मैं ये नहीं बोलता कि आपका फायदा नहीं होगा, इस तरीके से आप PYQs करते हैं तो फायदा तो होगा, लेकिन जब सेम टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा ना कहीं पर, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा ये तो PYQs का क्वेश्चन है। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन फ्रेम्ड होकर नया आएगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, अगर आपने केवल PYQs को उसी तरीके से किया जैसा वो आया है। कैसे करें फिर, सही तरीका क्या होगा? क्या केवल टिक करके भाग जाने से फायदा नहीं होगा? जी हाँ, अगर आप केवल टिक करके भागेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा। PYQs करने के लिए सबसे सही तरीका जो आपको अभी अभी बताने चल रहे हैं, अगर आपने उसको वैसे फॉलो कर लिया, विश्वास मानिए जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे, नीट का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन तो 22 में था, 23 में भी था, 24 में भी था और देखिए 25 में भी आ गया। लेकिन आप सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वैसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा होता तो भाई PYQs तो सब एक ही होते, आएगा तो नया क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो वो कैसे डिकोड करोगे कि अगले साल कैसा क्वेश्चन आएगा? तो क्या करना है आपको, आइए देखिए बताते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन उठा लेते हैं पहले तो हम केमिस्ट्री का। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास केमिस्ट्री का, हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिख गया, क्वेश्चन को पहले तो पढ़ेंगे ही, तो पढ़ते हैं। हमसे बोला है इनकरेक्ट बता दीजिए पॉलीसैकेराइड के बारे में, तो एक बड़ा प्यारा सा नाम मिल गया हमें, पॉलीसैकेराइड। यहां से आइडिया लग गया कि जो चैप्टर है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आप फटाफट NCERT में जाइए। ध्यान रखना, आपको पता है मेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी ही आपके लिए क्या है, यही टॉपिक NCERT की। NCERT आप अच्छे से पढ़ें, तो इसीलिए हम आपके बारे में ये सबसे ज्यादा डिस्कशन अपना यही होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को अपने NCERT से रिलेट करें। तो भैया इसका मतलब फिर हमें NCERT में बायोमोलिक्यूल्स खोलना पड़ेगा। हाँ, वो तो अलग बात है कि इसका क्वेश्चन आपको हो सकता है इसका आंसर आपको याद हो कि भैया एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। तो ये लाइनें हमने पढ़ी, अगर याद है तो हमने टिक कर दिया कि हाँ भाई ये सही है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो ठीक ही है कि अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं आता तो नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन आपको कुछ नाम मिल रहे हैं, एमाइलोज। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80 to 85% स्टार्च। देख रहे हैं, तीसरा नाम मिल गया। फिर सी ऑप्शन में जाइए तो लिखा हुआ है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन बोथ कंटेन्स C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिएगा एमाइलोज फिर से वही नाम आया, एमाइलोपेक्टिन फिर से वही रिपीट हो गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गया, एक नया नाम। ठीक है, चौथे ऑप्शन को देखिए तो सेल्यूलोज is a straight chain polysaccharide and it is the least abundant organic substance in plant kingdom। ध्यान से देखिए, हर एक लाइनें हमें हमारी मदद करके देकर जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, हो सकता है आपको आता हो तो आपने बड़े आराम से इनकरेक्ट ढूंढना था। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास कि सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन होता है, ये तो सही बात है। और सबसे लास्ट में इन्होंने बोला है लीस्ट एबंडेंट। भैया ये जो प्लांट किंगडम होते हैं उसमें सेलुलोज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये तो ठीक हो गया, ठीक है हमें आता है, तो लास्ट ऑप्शन हो गया।
लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता था ये, और या फिर अगर तुम चाहते हो कि इस क्वेश्चन को हम पीवाईक्यूज में कहीं देखा और अब हम इसकी डीप स्टडी कैसे करें कि इसी टाइप का क्वेश्चन अगर हमें फिर से मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा तो आपको याद रहेगा डी ऑप्शन आंसर है, लेकिन इसी टाइप का और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वही पढ़ना ही तो पीवाईक्यूज का हेल्प है कि आप पीवाईक्यूज को जब आपने सॉल्व किया ये क्वेश्चन तो आपको हिंट लग गया कि अच्छा एनसीईआरटी का बायोमॉलिक्यूल्स का ये टॉपिक हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। फटाफट खोलिए, एमाइलोज का रीडिंग कर लीजिए, एमाइलोज के बारे में क्या क्या लिखा है, एमाइलोपेक्टिन के बारे में क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी में, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में क्या क्या है ये फटाफट रीड कर लिया तुमने, और ये देख लिया कि जो पॉलीसेकेराइड है उसमें एबंडेंस जो है ना वो भी पूछा जा सकता है, तो जिसके बारे में दिया है एनसीईआरटी का वो डेटा। तो क्वेश्चन करना एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही आपको टॉपिक पता चल गया कि ये बायोमॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, फटाफट उसमें पॉलीसेकेराइड वाला जो वर्ड है ढूंढिए कहां लिखा है, उस पॉलीसेकेराइड से जितनी इंफॉर्मेशन है फटाफट रीड कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगती है कि अच्छा ये भी दे सकता है, उसको मार्क कर लीजिए बढ़िया से। तो जब आप एक क्वेश्चन उठाएं तो उसका पूरा ऊर्जा पुर्जा हिला दें, तभी तो होगा कि आपने उस पीवाईक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट किया, उस पीवाईक्यूज के क्वेश्चन से जितने तरीके की जानकारी आप निकाल सकते थे निकाल लिया। और ये सब छोटी छोटी बातें हमें हेल्प करती हैं कि अच्छा यहाँ परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे डेटा लिखे होते हैं वो भी डायरेक्ट अपने एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। देखा आपने कैसे पढ़ना है कि क्वेश्चन मिला, इसमें जो हमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं ना, चैप्टर हमने डिसाइड किया कि भैया ये किस चैप्टर का था, एनसीईआरटी में गए वो टॉपिक हमने ढूंढा, उसको रीड कर लिया, जिससे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कभी फिर से नया क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होकर आएगा कुछ तो हम उसे कर पाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक तुम्हारा बहुत अच्छा है तो ये क्वेश्चन छोड़ करके हम दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। जैसे हमने एक अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसको हटा करके हट जा भाई। तो क्वेश्चन है अपने पास ये, ठीक है, रीड करेंगे इसको, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। अच्छा एक बात बता दें, जो बच्चे मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं उनका जो पीवाईक्यूज का क्वेश्चन होता है वो लगभग एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है। तो अगर आप नीट के लिए ही पढ़ रहे हैं तो आपको फटाफट हिंट मिल जाएगा कि यार ये तो सेम टू सेम एनसीईआरटी में लिखा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो एज इट इज ही पढ़े हुए हैं, इसीलिए आप अगर नीट का पीवाईक्यूज उठाएंगे उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत, और थोड़ा सा आपने अगर पहले से प्रिपरेशन की है तो ये आइडिया जरूर लग जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ से रहा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। फटाफट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाइए और देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो हमें ऑर्डर पूछ रहा है इन आयंस का, तो एनसीईआरटी में जाओगे तो तुम्हें एक टेबल मिलेगा। कई बार हमें पता तो होता है सब चीजें कहां पर हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली याद नहीं होता है कि वो क्या क्या लिखा हुआ है वहां पर। तो फटाफट ये टेबल उठाइए, इसमें कैटायन के बारे में लिखा है H+, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन, इन सब का डेटा लिखा हुआ है भैया। इनका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना है। ऐसे ही एनायन के लिए लिखा हुआ है OH- का क्या है, सल्फेट आयन का क्या है, इनका डेटा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो इससे ये पता चल गया कि भैया ये जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो हम ढूंढ ही लेंगे कि मतलब अगर आता है तो कर लेंगे, नहीं आता है तो फिर से वही होगा कि आंसर की में पीछे जाके देख लेते हैं कि क्या आंसर है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्या करिए, क्वेश्चन देखिए और ये डिसाइड करिए किस चैप्टर से है, वो चैप्टर का वो टॉपिक आप ढूंढिए और उसके आसपास जितने तरीके के उसके डेटा वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हाईलाइट करिए, उसको अलग जगह पे कहीं डालिए कि भैया ये डेटा याद रखना जरूरी है अपने को, नहीं तो इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन आएगा तो फिर फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन का तो आंसर हो सकता है दे पाएं, सेम टू सेम आ गया तो, लेकिन अगर इसके जैसा ये आंसर छोड़ करके कोई और आंसर आ गए तो फिर कैसे करोगे। उसके लिए आप एनसीईआरटी में जाइए, ढूंढिए उनको। सबसे ज्यादा फायदा कहां करेगा ये वाला क्वेश्चन, ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, तो हो गया ये। अब अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि जो ये सब हमें डेटा दिए गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा डेटा सल्फेट का होता है, और इसमें सल्फेट के बाद जो डेटा आता है वो जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होता है, और जो ये एसीटेट आयन होते हैं उनके सबसे कम। तो इसका आंसर तो बन जाता है ए पार्ट, लेकिन केवल इसका आंसर दे देने से तुम्हारा भला हो जाएगा नहीं। जो मैंने बताया आपको, एनसीईआरटी में जाइए, ढूंढिए इनका टेबल कहीं है, इनके डेटा लिखे हुए हैं, उस डेटा को याद कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हमें फिर से मिलेगा। ऐसे ही आप एक एक करके आप क्वेश्चन को डीकोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमारा भला कैसे होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा कहां करेगा ये, इस तरीके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कहां करेंगे। सबसे ज्यादा हेल्प
जो अभी मैंने तुम्हें बताए, देखो फिजिक्स में तो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फिजिक्स के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी वाले वो क्वेश्चन तो आप एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। आपको पूरा का पूरा मैं लॉजिक बता देता क्या करना है। अगर तुम बिल्कुल अपने नीट एग्जाम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हो कि भैया हम अपना नीट का एग्जाम बहुत बढ़िया से देंगे, तो जाइए नीट का पेपर उठा लीजिएगा 2022 का, 2023 का, 2024 का, ज़्यादा नहीं, बहुत पुराने में चले जाओगे भैया, जमाना बदल जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, प्रेजेंट में रहिएगा थोड़ा। बस 3 साल का पीवाईक्यू उठाइए और हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से डिकोड करिए जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन देखिए किस चैप्टर से है, उससे रिलेटेड और क्या टॉपिक हो सकते हैं, वो क्या क्या वर्ड लिखा है। सेम तरीके से अगर बायो में क्वेश्चन होगा, जैसे मैं एक बायो का क्वेश्चन उठा के दिखा देता हूं, बस 3 साल का, ये 3 साल का पेपर आप उठाइए और आप तो बायो का लगभग 100% क्वेश्चन डिकोड कर पाएंगे। अगर आपने केवल 3 साल के, लास्ट के 3 साल के, अगर और ज़्यादा कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप 3 साल के क्वेश्चन को, 3 साल का अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो कितने क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पहले तो हमारे पास 100 क्वेश्चन थे, बायो की बात कर रहे हैं, तो आपको हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन मिलेंगे बायो के, तो टोटल 300 क्वेश्चन हो गए। और हर एक क्वेश्चन के तो 4 ऑप्शन भी होंगे ना, क्योंकि बायो में अक्सर कुछ ना कुछ वर्ड ही लिखे होते हैं अपने पास, और तो 4 ऑप्शन, और ऐसे अगर तुम 300 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन करोगे तो 1200 ये हो गए। 300 क्वेश्चन में कुछ कुछ तो वर्ड मिलेगा ना, जैसे अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में बहुत सारे वर्ड मिल गए थे, वही वर्ड तो हमें बताएंगे कि एनसीईआरटी में जाके क्या क्या लाइन पढ़नी है, जहां जहां वो वर्ड लिखे हैं वो लाइनें पढ़नी है अच्छे से, तभी तो तुम डिकोड कर पाओगे कि ये लाइनों के ऊपर अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा हेल्प होगा तुम्हें बायो में, बायो में तुम्हारा लाजवाब हेल्प हो जाएगी। जैसे मैं बायो का एक क्वेश्चन अगर उठा के दिखाऊं तुम्हें, ए बायो वाला क्वेश्चन आ जा भाई, देख लेना बायो का ये देखो मुझे बायो आता नहीं, लेकिन एक बार मैं तुम्हें बता रहा, जैसे अगर हमें ये क्वेश्चन मिला, नीट के पीवाईक्यूज पे जाइएगा, कहीं और से नहीं, किसी भी बुक को उठा करके आप अगर पढ़ना शुरू करोगे फिर फायदा नहीं होगा भाई। नीट के पीवाईक्यूज को उठाइए, उसी टाइप के क्वेश्चन की स्टडी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके अपने पास। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट हैं, अब सबको पढ़ेंगे तो हमें चैप्टर डिसाइड हो जाएगा भैया ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लगता है वो ढूंढिए किस चैप्टर का है, कहाँ कहाँ ये लाइनें लिखी हैं एनसीईआरटी में, और वो लाइनों को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और उसके आसपास की लाइनों को देखिए कि क्या वहाँ पर ऐसा कोई और स्टेटमेंट बन सकता है क्या। इसी से तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें एनसीईआरटी का ये पेज हमारा प्रिपरेशन करा देगा। ऐसे ही अगर आपने केवल 3 साल के एनसीईआरटी को अच्छे से मेहनत किया तो बायो के लगभग 100%, केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन, और फिजिक्स में वो क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल पोर्शन से आते हैं, जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत किया। जिस तरीके से मैंने बोला पीवाईक्यूज को केवल आंसर टिक नहीं करना है, उस तरीके से पढ़ना है जिससे कि हम उसे एनसीईआरटी से रिलेट कर पाएं, और अगर वहाँ एनसीईआरटी में उससे कोई डेटा जो आप नहीं जानते हैं, वो लाइन अगर आप नहीं जानते हैं, उसे हाईलाइट करिए और अच्छे से उसे पढ़िए, ठीक है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि और क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं जो आपके नीट के एग्जाम में आपकी हेल्प करे, और किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।